हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है क्लास 11 का स्ट्रेट लाइंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आज पूरे चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो इसलिए इस पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में आपने अगर स्किप किया तो आपको पूरा जो कंसेप्ट है वो समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। सो यू आर वाचिंग गणित मैथमेटिक्स, आई एम राइटर दत्ता। अब हर सवाल होगा सॉल्व। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए पहले हम लोग 10 के कुछ कंसेप्ट्स को हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे भी हमें कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएंगे। तो एक बार क्विकली क्लास 10 के कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब अगर आपके पास दो पॉइंट्स है और उनके कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता है तो आप उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आप लोग ये क्लास 10 में कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट समझ चुके हैं। The formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square within a square root। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दूसरा है कि अगर आपके पास मान लीजिए एक ऐसा लाइन है, ठीक है, जो कि दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, तो और अगर मान लीजिए मैं मान लूंगा उनका कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 है, तो फिर आप ऐसा एक पॉइंट जो कि इस लाइन को n/n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो इस जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा उसका फॉर्मूला nx2 nx1 डिवाइडेड बाय n + n एंड ny2 ny1 डिवाइडेड बाय n + n। पर ये ध्यान रखिए ये फॉर्मूला तभी है जब ये इसको इंटरनली डिवाइड करता है। अगर यही पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करे तो यही फॉर्मूला सेम रहेगा, उस प्लस की जगह पे हम लोग माइनस ले लेंगे, ऊपर और नीचे दोनों जगह। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट बेसिकली इसी केस का एक पर्टिकुलर केस है। अगर ये पॉइंट बीच में हुआ तो यही हो जाएगा आपका x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2, क्योंकि इन दैट केस वो रेशियो 1:1 हो जाता है इसलिए। ठीक है, और लास्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्लास में बहुत यूज कर चुके हैं कि अगर हमारे पास ट्रायंगल का तीन वर्टेक्स है जो कि है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स हमको पता है, वर्टिसेस अगर हमको पता है, तो हम उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। क्या फॉर्मूला? हाफ ऑफ मॉड्यूलस, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो आपका जो भी निकले यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव निकले पॉजिटिव निकले, आपको अल्टीमेटली पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि एरिया नेगेटिव हो नहीं सकता। तो है x1 * y2 - y3 + x2 * y3 - y1 और x3 * y1 - y2। देखिए साइक्लिक वे में है y2 y3 फिर y3 y1 एंड देन y1 y2। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर कभी भी किसी भी केस में अगर इस ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाए, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि ये तीनों जो पॉइंट होंगे वो कोलिनियर हो जाएंगे, क्योंकि एरिया सिर्फ एक ही केस में 0 होगा जब वो तीनों पॉइंट एक लाइन में आ जाएंगे, तो इन दैट केस वो तीनों पॉइंट हो जाएंगे कोलिनियर। ठीक है, तो ये भी आप कहीं में बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आप यूज कर सकते हैं कभी किसी प्रॉब्लम्स में। ठीक है, बाकी हम लोग चलते हैं, इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट कांसेप्ट क्लास 11 में नया क्या है। ओके, तो अभी हम लोग कुछ बेसिक कांसेप्ट सीखेंगे क्लास 11 का, जिसके बिना हम पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहले स्टार्ट करते हैं पहले कांसेप्ट से, जिसका नाम है इंक्लिनेशन। तो मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को बोल देता हूँ कि क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। पहले इंक्लिनेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे स्लोप, या तो फिर इसको ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, दोनों नाम सेम मतलब सेम ही है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का जर्नी। तो पहले आते हैं इंक्लिनेशन पे। इंक्लिनेशन बेसिकली है क्या? देखिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आप सबने सीखा ही है, तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग काम कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मेरा हो गया x एक्सिस और ये मेरा हो गया y एक्सिस। ठीक है, अब देखिए जब मैं स्ट्रेट लाइन का बात कर रहा हूँ, तो स्ट्रेट लाइन अब कहीं पे भी हो सकता है, मैं फिक्स नहीं कर सकता कि वो कहाँ पे होगा। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मेरा स्ट्रेट लाइन ऐसा है, पर जैसा कि मैंने कहा स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, कैसे भी हो सकता है। तो मान लीजिए अगर मेरा स्ट्रेट लाइन ऐसा है, तो पहले समझिए कि इंक्लिनेशन क्या है। ठीक है, इंक्लिनेशन का मतलब है कि आपके पास जो लाइन दिया हुआ है, ये अब देखिए x एक्सिस का दो डायरेक्शन होता है, एक होता है पॉजिटिव जो राइट साइड में और एक नेगेटिव जो नेक्स्ट साइड में। तो ये लाइन
एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना है, ध्यान से सुनिए इस बात को, ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब लाइन कहीं पे भी हो, आप लोग देखेंगे कि वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्या एंगल बना रहा है, वो जो एंगल बनेगा वही आपका इंक्लिनेशन होगा। इसका मतलब हो गया, मान लीजिए अगर मेरा लाइन कुछ ऐसे है तो उस केस में आपका इंक्लिनेशन हो जाएगा यहां से यहां, ठीक है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ आपको एंगल देखना है लाइन का, तो वो हो गया आपका इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट, क्योंकि हमको इंक्लिनेशन पता है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्लोप और ग्रेडियंट क्या है, ठीक है। देखिए पहले ये समझिए कि ये जो लाइन मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, जैसे कि पहले केस में आपने देखा कि लाइन को मैंने ऐसे प्लेस किया है, तो मैं ऐसे प्लेस किया, फिर मैं ऐसे भी प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। दिक्कत तो कुछ है नहीं, स्ट्रेट लाइन में कैसे भी प्लेस करो। नाउ हमें जो यहाँ पे समझना है कि जो लाइन यहाँ पे मैंने प्लेस किया है उसका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई एक्सिस कैसा है, अगर मैं ये जानना चाहूँ तो प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे समझेंगे कि लाइन x के ज्यादा करीब है कि y के ज्यादा करीब है, बीच में है, x के ज्यादा करीब है कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ है या थोड़ा सा सोया हुआ है, कैसा है, ये हम लोग कैसे पता करेंगे मैथमेटिकली। तो इस चीज को पता करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप या फिर ग्रेडियंट, ठीक है। अब देखिए इसको निकालते कैसे। तो अगर आपको कोई भी लाइन का इंक्लिनेशन पता है तो आप स्लोप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं आपको स्लोप का दो फॉर्म दे रहा हूं यहाँ पे। पहला फॉर्म, अगर ये हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास इंक्लिनेशन दिया हुआ है, मतलब अगर हमको इंक्लिनेशन पता है तब स्लोप निकालने का फॉर्मूला हो गया आपका। अच्छा, और एक बात, स्लोप को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से, तो फॉर्मूला है tan थीटा। मतलब अगर आपको इंक्लिनेशन पता है, इंक्लिनेशन को हम लोग थीटा से डिनोट कर रहे हैं, तो अगर आपको इंक्लिनेशन पता है उसका बस टेंजेंट निकाल लीजिए, तो आपका जो भी वैल्यू होगा वही होगा आपका स्लोप, ठीक है, क्लियर। अच्छा, दूसरा फॉर्म, तो मान लीजिए अगर आपको कोई लाइन का इंक्लिनेशन नहीं पता है तो फिर क्या हम स्लोप नहीं निकाल सकते? हाँ, निकाल सकते हैं। और एक केस भी निकाल सकते हैं, अगर उस लाइन के ऊपर अगर आपको कोई भी दो पॉइंट पता है, जैसे मान लीजिए x1 y1 एक हो गया और दूसरा हो गया x2 y2, तो कोई भी लाइन के ऊपर अगर आपको दो पॉइंट पता है तो भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। और इन दैट केस आपका फॉर्मूला होगा y2 minus y1 divided by x2 minus x1। तो स्लोप निकालने का आप लोग का ये हो गया दो फॉर्म, क्लियर। स्लोप इज क्लियर, तो स्लोप हो गया आप लोग का। बाकी लास्ट जो एक कांसेप्ट है वो भी है इंटरसेप्ट, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है x और y एक्सिस, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा लाइन अगर ऐसा है, ठीक है। अब देखिए अगर ये मेरा लाइन है तो आप देख सकते हैं कि लाइन x एक्सिस को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ पॉइंट P, और y एक्सिस को यहाँ पे जो कि है पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बहुत क्लियर है, सिंपल, आपको सबको दिखाई दे रहा है। और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया ओरिजिन, ठीक है। तो आपका ये लाइन x एक्सिस पे जहाँ पे कट कर रहा है या जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट से ओरिजिन का जो डिस्टेंस है ये आपका हो जाएगा x इंटरसेप्ट, ठीक है। और उसी तरह से ये लाइन आपका y एक्सिस पे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट से ओरिजिन का जो डिस्टेंस होगा ये आपका हो जाएगा y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो x पे जितना पोर्शन आपका कट हो रहा है वो आपका हो गया x इंटरसेप्ट, और y एक्सिस पे जितना पोर्शन कट हो रहा है वो आपका हो गया y इंटरसेप्ट। अच्छा, y इंटरसेप्ट का और एक नाम है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि बाद में हम लोग इस कांसेप्ट को यूज करेंगे। तो y इंटरसेप्ट को हम लोग स्मॉल c से डिनोट करते हैं, ठीक है। बाकी आगे जब हम लोग स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशन के फॉर्म्स देखेंगे तब ये बहुत काम आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंक्लिनेशन, स्लोप और इंटरसेप्ट का कांसेप्ट। बाकी और आगे चल के देखते हैं कि आप नया और लोग क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। ओके, बाकी स्लोप के रिगार्डिंग हम लोग दो सिचुएशन में डिस्कस करेंगे कि क्या होगा जब ये दो लाइन पैरेलल और परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा। मेरा बोलने का ये मतलब है कि अगर मेरे पास दो लाइन है जो कि एक दूसरे के साथ पैरेलल है और मान लेते हैं कि उनका स्लोप है m1 और m2, ठीक है। तो इन दोनों लाइन का जो स्लोप होगा वो कैसे रिलेटेड होगा, इसको बहुत ध्यान से समझिए। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका जो स्लोप होगा हमेशा इक्वल होगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। और इन द सेम वे अगर मान लीजिए हमारे पास दो लाइंस है जो कि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर है, तो इन दैट केस उन दोनों लाइन का जो स्लोप होगा उनका प्रोडक्ट होगा -1। ठीक है, मतलब अगर दो लाइन पैरेलल हुआ तो उनका स्लोप्स होगा इक्वल, और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हुए तो उनका प्रोडक्ट होगा -1। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सम्स में बहुत ही ज्यादा काम आता है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि दो लाइन के बीच में अगर हम लोग कोई एंगल निकालना चाहे तो हम कैसे निकालेंगे, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो देखिए, तो मान लीजिए मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मान लीजिए अगर दो लाइन ले लेते हैं, मान लीजिए एक हो गया ये वाला और मान लीजिए दूसरा और एक लाइन हो गया ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। अच्छा, अब जो पहला लाइन है मान लीजिए इसका स्लोप है m1 और ये दूसरा वाला लाइन है मान लेते हैं इसका स्लोप है m2। ठीक है, तो इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ ये होगा मेरा इंक्लिनेशन, मान लेते हैं θ1 है। ठीक है, और सिमिलरली दूसरा वाला लाइन है उसका इंक्लिनेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस का क्या होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए। तो मान लीजिए हो गया θ2। ऑब्वियसली θ2 बड़ा है तो जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसका वैल्यू हम लोग पहले लेंगे, सब्ट्रैक्शन का रूल। तो इसका मतलब है अगर मुझे इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है, जो कि मान लीजिए मेरा, अगर मान लेते हैं मान लीजिए थीटा है। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये वाला एंगल, अगर मुझे ये पता करना है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, जहां पे m1 हो गया पहले लाइन का स्लोप और m2 हो गया दूसरे लाइन का स्लोप। ठीक है, और अगर इसको हम लोग और स्लोप के फॉर्मूला या इंक्लिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो ये आपका हो जाएगा tan θ2 minus tan θ1 all divided by 1 plus tan θ1 into tan θ2। ठीक है, सिंपल कांसेप्ट है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे और एक छोटा सा कांसेप्ट है, वो है कोलिनियरिटी का कांसेप्ट। मान लीजिए अगर मुझे चेक करना है कि मेरे पास तीन पॉइंट है जो कि है ए बी और सी। ठीक है, और अगर मुझे ये चेक करना है कि ये तीनों कोलिनियर है या नहीं है, और इसको मैं स्लोप के कांसेप्ट से चेक करना चाहूँ तो हम लोग ऐसे करेंगे। तो हम लोग ए और बी का स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो ए बी लाइन का स्लोप निकालेंगे। अगर ये स्लोप बीसी लाइन के स्लोप के साथ इक्वल हो जाए, ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी अगर स्लोप ऑफ बीसी के साथ इक्वल हो जाए, इसका मतलब आपका हो गया कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, और इन दैट केस ए बी और सी आपका हो जाएगा कोलिनियर। तो आपको तीन पॉइंट को कोलिनियर अगर दिखाना है तो आप इस वे से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनिशियल कुछ कांसेप्ट। अब इनको यूज करके अगर हम लोग अभी कुछ सम्स देखेंगे और फिर और चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स सी फ्यू सम्स। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.1 से। ओके, 10.1 का मैं आप लोगों को सिलेक्टिव सम्स दिखा रहा हूँ, जो कि आप लोग को हर एक आपका जो भी रिक्वायर्ड टाइप है वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 76 एंड 34। मतलब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का कांसेप्ट यूज कर सकते हैं, और ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ऑब्वियसली y पार्ट 0 होगा। सो लेट अस अज्यूम दैट लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, मान लीजिए इसको P पकड़ लेते हैं और x 0 अज्यूम कर लेते हैं उसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, बाकी देखिए और जो दो पॉइंट है तो ये है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, हम उन दोनों पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। एक का नाम देते हैं A जो कि है 7,6 और दूसरे का नाम देते हैं B जो कि है 3,4। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये दोनों से इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो P डिस्टेंस है वो PB के डिस्टेंस से इक्वल है। तो डायरेक्टली यूज करते हैं डिस्टेंस फार्मूला, तो क्या हो जाएगा फिर 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर और 6 माइनस 0 तो आपका 6 ही होगा। सो 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस और 4 माइनस 0 मतलब 4 का स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो इससे आपका स्क्वायर रूट जो है वो हट जाएगा, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, स्प्लिट कर दीजिए तो हो जाएगा आपको 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और राइट साइड में उसी तरीके से आपका आना चाहिए 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो एक्स स्क्वायर दोनों साइड में हो रहा है कैंसिल,
बाकी आप जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं आप सेम वही वाला टेक्निक यूज कीजिए, वेरिएबल्स को एक साइड में लाइए और कांस्टेंट्स को और एक साइड में लेके जाइए। तो आपका यहाँ पे आ रहा है 8x इक्वल टू 60, आप लोग देख सकते हैं। तो x आपका क्या हो गया फिर 60/8, कैंसिल कर दीजिए, इसको आप 4 से कर सकते हैं तो आपका हो जाएगा 15/2। तो आपका कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया फिर, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आपका हो जाएगा 15/2, 0 या फिर आप 7.5, 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है ये वाला सम। क्लियर है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, बाकी अब दूसरा और एक टाइप देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक यहाँ पे बोल रहा है कि विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम यू हैव टू शो दैट दीस 3 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो पहले तीनों पॉइंट को नाम दे देते हैं। लेट a 4,4, b 3,5 and c -1, be the vertices of the triangle। ठीक है, हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम तो यूज कर नहीं सकते, हम लोग यहाँ पे स्लोप का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग को 3 लाइन मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का 3 साइड होता है, आप लोग को पता ही है, ये अलग से बोलना कुछ है नहीं। तो यहाँ पे जो तीनों साइड है, तीनों का हम लोग स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो कोई भी दो का प्रोडक्ट -1 आएगा अगर वो 90 है तो। ठीक है, तो उस कंसेप्ट से हम लोग दिखाने वाले हैं। तो पहले तीनों साइड्स के हम लोग स्लोप निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं ए बी का। ठीक है, और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि हमें 2 पॉइंट पता है। तो ए बी का निकालते हैं, फिर होगा 5 - 4 y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, मतलब 3 - 4। तो कितना आ गया, -1। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं बीसी का। तो बीसी का भी उसी तरीके से निकालेंगे, तो हो जाएगा आपका -1 - 5 बाई -1 - 3। ये आपका हो जा रहा है -6 बाई -4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, अब निकालते हैं लास्ट वाला सीए का। तो सीए का निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 + 1 डिवाइडेड बाई 4 + 1, तो आपका हो गया 1। अब ध्यान से देखिए, तो कौन से दो का प्रोडक्ट करने पे -1 आएगा, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू। ठीक है, राइट। तो अब लिखिए कि स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी ए, आपको दिखाना है, ये हो जा रहा है आपका -1 × 1, मतलब -1 आ गया -1। तो इसका मतलब हो गया जो ए बी है, मतलब ये वाला साइड, और जो सी ए है ये वाला साइड, इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो बोलेंगे कि देयरफॉर AB is perpendicular to CA, therefore the given points आप अब लिख सकते हैं, कंक्लूड कर दीजिए कि आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। हो गया, सिंपल। ठीक है, सिंपल है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। ओके, देखिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, देखिए 10 में आपको क्या बोल रहा है कि आपको एंगल निकालना है एक्स एक्सिस और एक लाइन के बीच में इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो पहले अज्यूम करते हैं, लेट a 3, -1 and b 4, -2 be the 2 points। ठीक है, तो अगर ये दोनों पॉइंट हमको पता है तो इसका स्लोप इजीली निकलेगा। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होना चाहिए फिर, -2 + 1 डिवाइडेड बाई 4 - 3, तो हो गया आपका ये -1, एक स्लोप निकल गया। और एक्स एक्सिस का स्लोप तो आपको पता ही है, क्योंकि एक्स एक्सिस का मतलब हो गया, इक्वेशन हो गया आपका y = 0, मतलब ऑब्वियसली x का कोएफिशिएंट 0, मतलब m होना चाहिए 0। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो गया फिर हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए इसको हम लोग मान लेते हैं m1 और इसको मान लेते हैं m2। ठीक है, तो एंगल निकालने का हम लोग को फॉर्मूला पता है, अगर दो लाइन का स्लोप पता है तो हम लोग उसका एंगल निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा फिर, tan θ = m2 - m1 डिवाइडेड बाई 1 + m1 m2। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हो जाएगा ये आपका -1 डिवाइडेड बाई 1 + -1 × 0, तो आपका आ जाएगा ये -1। ठीक है, तो अब tan का कौन सा एंगल आपका आता है -1, ये आपको देख लेना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो मान लीजिए आप इसको लिख दीजिए, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं
अच्छा, एक तो चीज आपको पता ही है कि 1 होता है tan 45 का वैल्यू, करेक्ट? तो 1 अगर tan 45 है तो माइनस ऑफ tan 45 तो मैं लिख ही सकता हूँ। अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो आई होप आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है? मैं इसको लिख रहा हूँ 180 माइनस थीटा के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, मतलब ये आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है तो tan होगा नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे tan नेगेटिव है। और क्योंकि 180 से 180 क्वाड्रेंट एंगल को हम लोग यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे रेशियो में कोई चेंज होगा नहीं। और tan 180 माइनस 45 का मतलब क्या हो गया, tan 135 डिग्री। तो मतलब tan थीटा आपका हो गया tan 135 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल क्या हो गया, एंगल हो गया 135 डिग्री, ठीक है? सिंपल है। तो ये हो गया आपका 3 टाइप का क्वेश्चन। बाकी इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर हमारे पास एक लाइन है तो उसका इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे। तो बेसिकली मैक्सिमम सम्स आपका इस चैप्टर का इसी क्वेश्चन से आता है कि हम लोग एक लाइन का इक्वेशन कैसे लेना है। पर इसको समझने से पहले आपको ये भी समझना होगा कि हमेशा सिचुएशन एक जैसा नहीं होगा। इसका मतलब है कि डिफरेंट सिचुएशन में आपको डिफरेंट फॉर्म्स यूज करने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम कि आपको सम में क्या दिया हुआ है, ठीक है? तो अभी हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन के 5 फॉर्म देखेंगे और पांचों को समझेंगे कि कब इनको यूज करना है, ठीक है? तो देखते हैं, पहले फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। तो पहला फॉर्म का नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका मतलब अगर आपके पास कोई भी एक लाइन का दो चीज पता है, जैसे कि एक है स्लोप और दूसरा है इंटरसेप्ट, पर इंटरसेप्ट कौन सा, y इंटरसेप्ट। तो मतलब अगर आपको एक लाइन का y इंटरसेप्ट का स्लोप दोनों पता है तो आपका इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c, जहां पे c आपका हो गया y इंटरसेप्ट और m हो गया आपका स्लोप। क्लियर? दूसरा है आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका मतलब है कि कोई भी लाइन के ऊपर अगर आपको एक पॉइंट पता है, मान लेते हैं वो पॉइंट है x1 y1, अगर आपको इस लाइन का एक पॉइंट पता है और उसका स्लोप पता है तो आपका इक्वेशन का जो फॉर्म होगा वो होगा y minus y1 that is equal to m into x minus x1, ठीक है? थर्ड, 2 पॉइंट फॉर्म। इसका मतलब है कि अगर कोई भी लाइन के ऊपर आपको 2 पॉइंट पता है, ठीक है? एक जिसको मान लेते हैं x1 y1 और दूसरे को मान लेते हैं x2 y2, तो इन दैट केस आपका फॉर्म हो जाएगा y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 whole multiplied with x minus x1। अब देखिए ये 2 पॉइंट फॉर्म बेसिकली पॉइंट स्लोप फॉर्म का ही एक्सटेंशन आप बोल सकते हैं। फॉर्म सेम है पर अंतर क्या है, यहाँ पे स्लोप की जगह पे हम लोग 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो स्लोप हमने पहले भी देखा था कि अगर 2 पॉइंट पता है तो स्लोप निकालने के यही फॉर्मूला होता है। तो n के जगह पे हम लोग बस लिख रहे हैं y2 minus y1 divided by x2 minus x1। बाकी फॉर्म आप देख सकते हैं कि वो सेम ही है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट आते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि लाइन का जो इंटरसेप्ट होता है दोनों एक्सिस पे, अगर मान लीजिए अगर x इंटरसेप्ट को हम लोग a से डिनोट करें और y इंटरसेप्ट को b से डिनोट करें तो आपका इक्वेशन का फॉर्म होगा x by a plus y by b equal to 1। पर ये फॉर्म हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास दोनों के दोनों इंटरसेप्ट हमारे पास पता है या हमें मान लीजिए नोन है तब। और लास्ट वाला फॉर्म ये थोड़ा सा अलग है, इसको पहले आप ध्यान से समझिए। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म बेसिकली क्या है, तो मैं ये कुछ ऐसा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो मान लीजिए अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है? और मान लीजिए ये मेरा लाइन है, ये मेरा लाइन है जिसका इक्वेशन मैं निकालना चाहता हूँ, ठीक है? तो इस फॉर्म को यूज करने के लिए आपके पास 2 चीज होना चाहिए। क्या क्या मैं बोल देता हूँ। ये मेरा ओरिजिन है, आप सबको पता ही है, ठीक है? तो अगर इस लाइन का इस ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमको पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर का मतलब नॉर्मल सेम होता है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है? तो अगर मुझे इस नॉर्मल का डिस्टेंस पता है, ध्यान से सुनिए, इस लाइन का ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो अगर हमको पता है, जिसको हम लोग मान लीजिए डिनोट करते हैं स्मॉल p से, अगर ये हमको पता है, और एक चीज, ये नॉर्मल
आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स के साथ जो एंगल बनाता है वो भी हमको पता होना चाहिए। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से, ठीक है। तो दो चीज क्या, इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए जो कि हम लोग स्मॉल p से डिनोट कर रहे हैं। दूसरा क्या, ये जो नॉर्मल है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स के साथ जो एंगल बना रहे हैं वो भी हमको पता होना चाहिए जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं ओमेगा से। तो इन दैट केस हम लोग ये वाला फॉर्म यूज कर सकते हैं x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 5 फॉर्म। अब इन पांचों फॉर्म को यूज करके आप कोई भी लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सिचुएशन, ठीक है। बाकी अब हम लोग थोड़े सम्स देख लेंगे हर एक टाइप के, ताकि आपको ये जो कांसेप्ट है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए और दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, तो आगे हम लोग फिर एक्सरसाइज 10.2 के थोड़े सम्स देख लेते हैं एनसीईआरटी से। हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। आस्किंग द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,2√3, मतलब हम लोग को यहाँ पे एक पॉइंट पता है 2,2√3 एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इंक्लिनेशन दिया हुआ है, मतलब थीटा हम लोग को पता है कि 75 डिग्री है। तो अगर थीटा पता है तो स्लोप आराम से निकलेगा, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि स्लोप इज tan थीटा, मतलब tan ऑफ 75 डिग्री। अब 75 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, तो इसको हम लोग फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। इसको ऐसे लिखते हैं tan ऑफ 30 प्लस 45, 30 और 45 दोनों स्टैंडर्ड एंगल्स है, तो अब इसमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा tan 30 प्लस tan 45 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 30 इंटू tan 45 डिग्री। तो tan 30 हो गया हम लोग का कितना 1/√3, 45 हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 इंटू 1, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस 1। एडजस्ट कर लेंगे कि √3 डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो देखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या था फॉर्मूला, y माइनस y1, तो y1 यहाँ पे क्या है 2√3 एंड दैट इज इक्वल टू स्लोप जो कि है √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 इंटू x माइनस x1, x1 है 2, तो हो गया x माइनस 2, ठीक है। तो ऐसा आ गया। बाकी अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और राइट साइड में आपका है √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, आप चाहे तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। आप y वाले टर्म को राइट साइड में लाइए तो जाएगा √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस √3 माइनस 1 इंटू वाई, और जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साइड में रखिए। तो आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आपका हो गया, ये वाले टर्म्स दोनों राइट में जाएंगे, लेफ्ट में आएंगे तो पॉजिटिव होंगे, तो ये जाएगा आपका 2√3 प्लस 2, और यहाँ पे पहले से दो टर्म प्रेजेंट थे जो कि आपका होगा -6 प्लस 2√3, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4√3 माइनस 4। तो आपका इक्वेशन क्या हो गया, √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस √3 माइनस 1 इंटू वाई एंड दैट इज इक्वल टू 4√3 माइनस 4। तब इसी फॉर्म में आंसर को रख सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। बाकी हम लोग और एक सम देखते हैं जो कि थोड़ा सा दूसरे टाइप का होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स। इसका मतलब हमें नॉर्मल का डिस्टेंस दिया जो कि है p, p कितना हो गया 5, एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस 30 डिग्री। इसका मतलब ओमेगा दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हम लोग नॉर्मल फॉर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या फॉर्मूला था, x cos ओमेगा, सो हो गया x cos 30 प्लस y sin ओमेगा, तो हो जाएगा y sin 30 एंड दैट इज इक्वल टू p, सो हो गया इक्वल टू 5। तो cos 30 आपका हो गया √3/2, ये हो गया आपका हाफ एंड दैट इज इक्वल टू 5 बस।
2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दूसरी साइड में, तो इक्वेशन हो जाएगा √3x प्लस वाई इक्वल टू 5 इंटू 2 10। वेरी सिंपल। तो अगर आपको फॉर्म पता है तो इक्वेशन आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा अलग है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। बोल रहा है a line perpendicular to the line segment joining the points 1 0 and 2 3। तो मान लीजिए ये अगर हमारा लाइन है जो कि 1 0 और 2 3 को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, तो इन लोग को नाम देते हैं। मान लीजिए ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी। तो हम लोग को क्या करना है, हमें एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, राइट, यही दिया हुआ है। और एक चीज दिया हुआ है कि ये लाइन जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है वो पॉइंट ए बी को 1:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो दो कंसेप्ट है यहाँ पे। अब देखते हैं इसको, पहले तो लिखते हैं ऐसे कि लेट a 1, 0 and b 2, 3 with the given points। ठीक है, पहले इस नाम दे देंगे और ये भी बोल देते हैं कि and let p be the point of intersection। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके बाद अभी हम लोग क्या करना है, हम लोग को पहले p का जो कोऑर्डिनेट है वो हम पहले निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इजीली। हम लोग ये पहले डिस्कस किया था, तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग p का कोऑर्डिनेट्स। तो लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ p तो फॉर्मूला यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो जाएगा 1 into 2 प्लस n into 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस n, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 into 3 प्लस n into 0 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस n। ठीक है, हो गया इजीली। बाकी तो क्या आ जाएगा फिर हमारा फॉर्म, यहाँ पे ये हमारा हो गया n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक है, मिल गया। अब क्या करते हैं हम लोग, ए बी का पहले स्लोप निकाल लेते हैं, क्योंकि दो पॉइंट हमको पता है। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा 3 - 0 डिवाइडेड बाय 2 - 1, तो हमारा आ गया 3। ठीक है, तो अब अगर इस लाइन का हम लोग को स्लोप पता है तो जो लाइन परपेंडिकुलर उसका स्लोप हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो पहले अज्यूम कर लेते हैं कि लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी m। ठीक है, अब परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, हम लोग को पता है। तो इसका मतलब n into 3 इक्वल टू -1, तो n कितना हो जाएगा फिर -1/3। ठीक है, अब देखिए इस लाइन के लिए हम लोग को p पॉइंट भी पता है और इसका स्लोप भी पता है, तो हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे और फिर हम लोग इजीली इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऊपर में लिखता हूँ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ये आपका हो जाएगा फिर y - y1 मतलब 3/n + 1, p का कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे y पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू स्लोप आगे हो गया -1/3 into x - x1। x मतलब x पार्ट क्या है हमारा, n + 2 डिवाइडेड बाय n + 1। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका फॉर्म आ जाएगा। पहले तो दोनों साइड में एलसीएम करेंगे तो n + 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। आप थोड़ा सा रीअरेंज करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिएगा आप लोग का फॉर्म ऐसा आ जाएगा, n + 1 into x प्लस थ्राइस n + 1 into y, इतना तो आप कर ही लेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू n + 11। तो ये आपका फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको और एक दो स्टेप में आपको ये वाला फॉर्म मिल जाएगा। तो ऐसे हम लोग को इस टाइप के इक्वेशन को डील करना है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग भी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि इफ PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए ये मेरा अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो हमारा जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है बिटवीन द एक्सिस, मतलब ऐसे। ठीक है, अब इस लाइन का मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस को ए पे करता है इंटरसेक्ट, तो उसका कोऑर्डिनेट भी हम कर सकते हैं अज्यूम, और यहाँ पे मान लीजिए इसको करता है बी पे। ठीक है, नो प्रॉब्लम।
अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसका जो लाइन का जो मिड पॉइंट है वो दिया हुआ है हमको, वो कितना दिया हुआ है, PAB। ओके, तो पहले ए और बी दोनों का कोऑर्डिनेट्स हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। सो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी बी, ए एक्स एक्सिस पे है तो लेट अस अज्यूम इट एज m,0 एंड बी वाला y एक्सिस पे है तो x पार्ट 0 होगा, लेट अस अज्यूम इट एज 0,n। ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट दिया हुआ तो हम लोग मिड पॉइंट वाला कोऑर्डिनेट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा उस हिसाब से, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P उस हिसाब से होना चाहिए m/2, n/2, करेक्ट। और ये P का कोऑर्डिनेट हम लोग को पहले से दिया हुआ है तो इसका मतलब हो गया m/2 मेरा a होना चाहिए, तो m कितना हो गया फिर ट्वाइस ऑफ a, और उसी तरीके से फिर n/2 मेरा होना चाहिए कितना p, तो n हो गया मेरा ट्वाइस ऑफ b, मतलब मेरा a का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया फिर m,0 मतलब 2a,0, और b का कोऑर्डिनेट निकल गया मेरा 0,2b। a और b दोनों का मुझे कोऑर्डिनेट मिल चुका है। मुझे निकालना क्या है, इसी लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो अभी हम लोग इजीली 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो मेरा होगा इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज, तो क्या होगा फिर y - 0 दैट इज इक्वल टू, अब y2 - y1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हो जाएगा 2b - 0 डिवाइडेड बाय 0 - 2a, और ये हो गया आपका x - 2a। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा फिर y इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 2b by -2a, और यहाँ पे तो x - 2a पहले से था ही, तो 2 और 2 कर देते हैं कैंसिल। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा फिर y इक्वल टू -b by ax, और यहाँ पे आपका हो गया प्लस 2b, क्योंकि a और a कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे इसको जस्ट एडजस्ट करेंगे हम लोग, तो एडजस्ट करने पे आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आ रहा है bx by a प्लस y इक्वल टू 2b। ठीक है, अब कुछ नहीं, बस b से डिवाइड करेंगे, तो b से डिवाइड करेंगे अगर तो आपका हो जाएगा x by a प्लस y by b इक्वल टू 2। और क्वेश्चन में हम लोग को इक्वेशन ऑफ लाइन यही दिखाना था, राइट। तो आपका हो गया ये प्रूफ, तो ये हो गया हेंस शो। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को डील करेंगे। सिंपल है, बस आपको फॉर्म समझना और अप्लाई करना। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे 10.2 में है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग इस चैप्टर के बिल्कुल एंड में आ गए हैं, तो बस और 3 स्मॉल कांसेप्ट्स हैं जिसको समझने के बाद हम लोग थोड़े सम्स देखेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर आपका हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट और एग्जाम के लिए रेडी। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, तो हम लोग अभी देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो एक लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है, आपको याद होगा आप लोगों ने जब क्लास 9-10 में आप लोग ने लीनियर इक्वेशन ऑफ एयर ऑफ इक्वेशन का हमने सॉल्व किया, तब आपको एक फॉर्म, जनरल फॉर्म हम लोग ने वहां पे डिस्कस किया था, जो कि होता था यही वाला फॉर्म। तो कोई भी लाइन का ये होता है जनरल फॉर्म, ax + by + c = 0, जहां पे a हो गया x का कोएफिशिएंट, b हो गया y का कोएफिशिएंट, और c हो गया आपका कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये तो ये आपका हो गया लाइन का, किसी भी स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अगर मान लीजिए ये मेरा लाइन है, ठीक है, और इस लाइन से अगर मुझे कोई भी पॉइंट का, जिसको हम लोग मान लेते डिनोट करते हैं x1 y1, तो इस पॉइंट का अगर इस लाइन से हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब उस लाइन पे, इस लाइन का, क्योंकि इस जनरल फॉर्म में देख सकते हैं कि हर एक चीज एक पर्टिकुलर साइड में होता है। ठीक है, तो आप इस पार्ट में अगर x1 y1 को सब्स्टिट्यूट कर दें, मतलब x1 y की जगह पे अगर x1 y1 को सब्स्टिट्यूट करें, जो वैल्यू आपको मिलेगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² + b², इसका पूरे का मॉड्यूलस वैल्यू लेंगे, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, बट डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसलिए हम लोग मॉड्यूलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू आप जो भी बोले को यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, अगर आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन से कोई पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और लास्ट वाला कांसेप्ट है कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है, तो उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा है, तो ये आपके पास एक हो गया, एक लाइन हो गया, दूसरा लाइन, इन दोनों के बीच का अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो आप लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। देखिए, पहला लाइन हो गया y = mx + c1, ठीक है, और दूसरा लाइन हो गया y = mx + c2,
दोनों का स्लोप सेम है, हमको पता है कि पैरेलल लाइंस के स्लोप सेम होते हैं, इसलिए दोनों को हमने m से डिनोट किया। तो इन दैट केस आपका फॉर्मूला हो जाएगा c1 minus c2 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus m स्क्वायर विद इन ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाकी तीन कंसेप्ट। बाकी हम लोग कुछ सम्स देखेंगे और आगे चैप्टर को लेके चलेंगे। ठीक है, ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं 10.3 से। पहला एक टाइप में जो दिखाऊंगा बहुत ही सिंपल है, एक देखेंगे तो आप इस टाइप के हर एक सम को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले फॉलो करते हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में बोल रहे हैं करने के लिए, एंड फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। वेरी सिंपल। तो एक सम देखते हैं यहाँ पे 1 का पार्ट 2। देखिए इक्वेशन दिया हुआ है 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आपको कुछ नहीं करना, मतलब y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो पहले y का वैल्यू निकालते हैं। सो 3y आपका हो गया माइनस 6x प्लस 5। तो y मेरा होना चाहिए फिर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स प्लस 5 बाई 3, जो कि सिंप्लीफाई करने पे ये हो जाएगा मेरा माइनस 2x प्लस 5 बाई 3। ठीक है, तो फॉर्म क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस c। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरा m क्या हो गया, फिर m हो गया माइनस 2। तो यही हो गया मेरा स्लोप। और यहाँ पे कंपेयर करूँ तो c कितना होना चाहिए 5 बाई 3, और c हमको पता है कि y इंटरसेप्ट है, तो मेरा स्लोप हो गया माइनस 2 और y इंटरसेप्ट हो गया 5 बाई 3। तो इस टाइप का अगर कोई भी सम अगर हमको मिलता है तो हमको बस इसी टेक्निक से करना है, बहुत ही सिंपल सम। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 का एक पर्टिकुलर टाइप देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन टू नॉर्मल फॉर्म and then you find the perpendicular distance and the perpendicular and the positive x-axis, the angle that the normal is making with the positive x-axis। ठीक है, तो इक्वेशन दिया हुआ है थर्ड का देखते हैं 3 x minus y equal to 4। तो इसको अगर मुझे उस नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है तो हमको पहले क्या करना होगा, पहले हम लोग क्या करते हैं इसको दोनों साइड को पहले √2 से डिवाइड करते हैं। मैं बोल देता हूँ क्यों कर रहे हैं। देखिए हम लोग को चाहिए ये वाला फॉर्म x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। इसका मतलब हमको एक ऐसा एंगल चाहिए जिसका cos और sin यहाँ पे जो मेरा फॉर्म है उसके साथ मैच होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा मुझको अगर बनाना है तो यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट 1 और -1 है। ठीक है, तो 1 और -1 एक ही एंगल के लिए cos और sin के लिए लाना तो मुश्किल है, पर हम एक अगर मैं 1/√2 का फॉर्म में अगर लेके आऊं तो मेरे लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि 45 डिग्री में sin और cos मेरा 1/√2 होता है, तो वहां पे मेरे लिए थोड़ा सा इजी बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको फिर दोनों साइड को पहले √2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा, फिर ये हो जाएगा 1/√2 इंटू एक्स, और ये मेरा हो गया प्लस -1/√2 इंटू वाई, एंड दैट विल बी इक्वल टू 4/√2, जो कि हो जाएगा 2√2। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे तो मैं लिख सकता हूँ फिर ये cos 45 हो गया, x cos 45 डिग्री। अच्छा ये मेरा हो जाएगा ये तो पहले नेगेटिव है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ sin 45 डिग्री इंटू वाई, और ये हो गया 2√2। पर अभी भी मेरा रिक्वायर्ड फॉर्म आया नहीं, क्योंकि मुझे बीच में पॉजिटिव चाहिए था। मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, एंगल को थोड़ा सा कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्ट करके देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम लोग लिखते हैं cos 45 को cos 360 माइनस 45, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज करूंगा। 360 मेरा क्वाड्रेंटल एंगल है, तो 360 माइनस मतलब मेरा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, तो ये cos 45 ही रहेगा, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। और साइन को अगर मैं 360 माइनस 45 लिखो, अब क्वाड्रेंटल एंगल क्योंकि 360 है तो मेरा एंगल तो चेंज होगा नहीं, रेशियो चेंज होगा नहीं, लेकिन क्योंकि 360 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos पॉजिटिव होता है, तो ये तो साइन है, मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखूं तो अगर मैं रिवर्स में देखूं तो ये मेरा हो जाना चाहिए नेगेटिव। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है मेरा। ठीक है, पिछले स्टेप को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब देखिए मेरा जो एंगल है अब दोनों आ गया सेम, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि दिस बेसिकली x cos 315 डिग्री प्लस y sin 315 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2√2। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 2√2, और मेरा जो
इंक्लिनेशन है नॉर्मल का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मेरा क्या आ गया 315 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे डील कर सकते हैं। ओके सिंपल। बाकी अभी हम लोग और एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, अच्छा आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए 8 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड हैविंग एन x इंटरसेप्ट 3। अब ये थोड़ा सा हो गया अलग, y इंटरसेप्ट होता तो हम लोग इजीली निकाल देते, पर यहाँ पे दिया हुआ x इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे, पहले तो हम लोग को इक्वेशन को पहले लिख लेंगे कि x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अभी हम लोग ले आएंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म में, ताकि हम लोग को स्लोप और y इंटरसेप्ट मिल जाए। ठीक है, तो मेरा 7y हो जाएगा, फिर x प्लस 5, मतलब y मेरा हो गया 1/7 ऑफ x प्लस 5/7, तो मेरा स्लोप फिर कितना निकल गया 1/7। सिंपल। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इसका मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप मैं अज्यूम कर लेता हूं, तो लेट द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी m अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और हम लोग को पता है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस का जो स्लोप होता है उनका प्रोडक्ट होता है मेरा -1। यहाँ से मेरे को उस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप इजीली मिल रहा है -7। ठीक है, हो गया, यहाँ तक सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब जो मेरे को, अब अगर इस लाइन का इक्वेशन निकाले तो मेरे को चाहिए एक्चुअली y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट को पहले अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द y इंटरसेप्ट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट मेरा दिया हुआ है 3 और y इंटरसेप्ट में कर लिया मैंने अज्यूम। ठीक है, तो अगर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करूं तो इसका इक्वेशन में लिख सकता हूं। ठीक है, क्या होगा फिर x डिवाइडेड बाय 3 प्लस y डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 1, ये होना चाहिए इक्वेशन। हम इसको थोड़ा सा हम लोग लेके आएंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म में। सो y बाय b हो जाएगा -x/3 प्लस 1, मतलब मेरा जो यहाँ पे y होगा वो हो जाएगा -b/3 इंटू x और प्लस b। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे स्लोप कितना निकला, फिर स्लोप मेरा निकल गया -b/3। ठीक है, और स्लोप हम लोग को पहले से पता ही है -7, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि therefore -b/3 इक्वल टू -7, तो मेरा b कितना निकल गया 21। हमको y इंटरसेप्ट चाहिए था जो कि हमको मिल चुका है, तब इक्वेशन हम लोग को इजीली मिलेगा। यही वाला फॉर्म लोग डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा फिर x/3 प्लस y/21 इक्वल टू 1। इसको बस एलसीएम करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो हो जाएगा 7x प्लस y इज इक्वल टू 21। ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आप हमने जो भी कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ा है उसको यूज करके हम लोग इस टाइप के हर एक सम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को कुछ सम्स के आइडिया तो हम लोग ने यहाँ पे देख चुके हैं, हम लोग देख चुके। तो आपको अगर कोई भी एनसीईआरटी का और कोई भी दूसरे एक्सरसाइज में अगर आपको कोई भी सम में कोई कहीं पे दिक्कत अगर आपको चाहता है, आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप पूरा ये जो स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आप कॉन्फिडेंट भी हो रहे होंगे और एग्जाम के लिए हो गए बिल्कुल रेडी। ठीक है, तो आज बस इतना ही तक। तो आप लोग इस चैनल में नहीं हुए तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर एक टॉपिक के ऐसे ही फ्रूटफुल वीडियोस मिलते रहे। ठीक है, तो आज यही तक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।